नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस दूसरे लेक्चर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा अम्ल, क्षारक एवं लवण का दूसरा लेक्चर। तो आपने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है बच्चों तो जाकर जरूर वो दूसरा आप पहला लेक्चर देखिए और उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन ढंग से पढ़ाई का अंदाज होगा, सब कुछ बेहतरीन है, सब कुछ मज़ेदार है, बस आपका साथ चाहिए और क्या। और बाकी हम तैयारी करते करते एक ऐसे मुकाम में ज़रूर पहुंचेंगे जब हम ये कहेंगे कि बस अब हम परीक्षा के लिए हैं तैयार। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो हम पिछली वीडियो में क्षारकों के उपयोग तक की बातें हम पढ़ चुके थे। अम्ल हमने पढ़ लिया था, क्षारक हमने पढ़ लिया था, अभी हमारा लवण बचा है बच्चा। ठीक, इसके अलावा अगर हम देखें, अब इसके आगे कंटिन्यू हो रहा है बेटा। अगर हम देखें कि जो हमारा अम्ल होता है, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि जो हमारा अम्ल होता है अगर वो क्षारक के साथ ही रिएक्शन करने लगे, अगर हमारा कोई एक अम्ल है और वो किसी एक क्षारक के साथ रिएक्शन कर रहा है बेटा, तो उस स्थिति में वो क्या करेगा। तो आपको समझना है कि अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर मैंने कोई एक HCl ले लिया जो कि एक अम्ल है, ठीक, एक अम्ल है बेटा, एक HCl मैंने अम्ल ले लिया और वहीं पर एक NaOH मैंने क्षारक ले लिया। जी हाँ, एक मैंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक ले लिया और यहाँ एक हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है बेटा, हमारा अम्ल है। अगर मैं इनको रिएक्शन कराऊं तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहली चीज, यहाँ से जो आपका Na है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो आपका Na है ये जाएगा और Cl के साथ चिपक जाएगा। ये कहेगा मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बार बार बोला कि भैया ये क्लोरीन हमारी ऐश्वर्या राय है और सोडियम हमारा बेचारा सलमान खान बन के रह चुका है, बेचारा बड़ा धोखा खाया है, याद रखिएगा। ठीक, तो समझिएगा बात को मेरे कि यहाँ पे क्या है कि सोडियम जो है क्लोरीन से जाकर चिपक जाएगा और हो जाएगा NaCl। अब मैंने आपको बताया कि भैया NaCl यानी सोडियम क्लोराइड एक साधारण नमक का भैया सूत्र है। क्या है बच्चा? साधारण नमक का सूत्र है। और ये जो OH है यहाँ से इस H को लेकर चला जाएगा, कहेगा ये H2O। तो दोस्तों ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी कहलाती है। तो याद रखिएगा, जब अम्ल अभिक्रिया करता है क्षारक के साथ तो उस स्थिति में उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है जहाँ पर लवण तथा जल का निर्माण होता है। यह आपको याद रखना है बच्चा, याद रखेंगे, बिल्कुल आप याद रखेंगे। आपसे आशा करता हूं कि आप ज़रूर याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, तो आप अपना एक हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा कि जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो उस समय क्या होता है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया हमको देखने को मिलती है। क्या बनता है दोस्तों, हमारे पास लवण बन जाता है और साथ ही साथ हमारे पास बेटा जल बन जाता है। इस पर आप विधा जो है थोड़ा विचार करिएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा इंडिकेटर। क्या होता है दोस्तों? इंडिकेटर। ठीक, इंडिकेटर की बात, एक मिनट, इंडिकेटर। ठीक, तो अब बात आ जाता है दोस्तों हमारे इंडिकेटर भैया के बारे में। तो इनके बारे में जब बात आ जाता है तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें भैया सूचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है। थोड़ा सा बातों को समझने का प्रयास करिएगा। होता क्या है, आप रास्ते पर जा रहे हैं बाइक लेके, रास्ते में बाइक लेके जा रहे हैं तो आपको अब बाएं मुड़ना है या दाएं मुड़ना है। दोनों स्थिति में आप क्या करते हैं, आप गाड़ी में लगे जो है आप इंडिकेटर को जला देते हैं, यानी सूचना देते हैं कि मैं इस साइड पर मुड़ने वाला हूँ। और उसी तरीके से वो व्यक्ति सामने की तरफ या कहीं और पर जाकर मुड़ जाता है। आया बात समझ में? इसी तरीके से आपको ये समझना है कि ये इंडिकेटर भी कुछ बताते हैं। अब इन इंडिकेटरों का क्या काम है? इंडिकेटर क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये वे पदार्थ होते हैं, ये वे पदार्थ हैं, आप ऐसे कह सकते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो जो किसी किसी भी, एक दो नहीं भाई, किसी भी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये किसी भी पदार्थ के अम्लीय तथा अम्लीय तथा क्षारीय गुणों को, क्षारीय गुणों को, चाहे अम्लीय कह लीजिए चाहे क्षारीय कह लीजिए, गुणों को बताते हैं। ठीक, यानी ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज अम्ल होती है और कौन सी चीज क्षारकीय होती है। अब अपना अपना तरीका है भाई, अपना अपना तरीका है। ठीक, अपना अपना तरीका है सबका बताने का। तो इस आधार पर इन्हें किन किन भागों में बांटा गया है,
इसके ऊपर हम थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इनके भागों के बारे में बात करते हैं कि भैया ये इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं, तो इंडिकेटर सबसे पहले आता है आपका प्राकृतिक इंडिकेटर यानी प्राकृतिक सूचक। आपका सबसे पहले आ जाता है प्राकृतिक सूचक। हाँ दोस्तों, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं सूचक, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। फिर दूसरा आप क्या जाते हैं दोस्तों, संश्लेषी सूचक। क्या हो जाते हैं दोस्तों, संश्लेषी सूचक। ये भी है भैया संश्लेषी सूचक, ठीक, इनको भी ध्यान दीजिएगा, आपके संश्लेषी सूचक हैं। इसके अलावा बच्चा कौन है, इसके अलावा आपका तीसरा नंबर आ जाता है बच्चा गंधीय सूचक। क्या आ जाता है दोस्तों, गंधीय सूचक। जी हाँ दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, ठीक, ये हो जाता है गंधीय सूचक, ठीक। उसके बाद आपका चौथा नंबर आ जाता है बच्चा क्या, सर्वव्यापी सूचक। ये क्या है दोस्तों, सर्वव्यापी सूचक, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक सूचक तो साफ तौर पे है कि भैया जानते ही हैं आप, ठीक। तो इनको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें बेटा तो ले लें, बिल्कुल ले लें। हम थोड़ा इसके आगे जो है बातें करेंगे। जितना आपकी किताब में दिया है एनसीईआरटी पैटर्न से उतना ही पढ़िए, उससे ज़्यादा अटर मटर गटर शटर मत पढ़िए। जितना हो सकता है, जितनी मेन डेटा जानकारी है लेते चलिए। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ ज्ञान कभी नुकसान नहीं देता। जी हाँ बच्चों, इस बात को मैं मानता हूँ, ठीक। तो ये देखिए, ध्यान से सुनते रहिएगा एक एक चीज़ को। तो हम अब थोड़ा सा प्राकृतिक सूचक, संश्लेषी सूचक तथा गंधीय सूचक एवं सर्वव्यापी सूचकों के बारे में डिनोट करेंगे, कुछ इनके बारे में लिखेंगे बच्चों, जिससे कि हम इन्हें जान सकें। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब आगे हम कि कौन कौन से हमारे सूचक होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको साफ साफ कह देना चाहता हूं कि सूचक वो पदार्थ होते हैं जो अपने रंग में, अपने गंध में तथा किसी अन्य प्रकार से अपने अंदर कुछ बदलाव करके हमें ये दिखाते हैं कि वो अम्ल है या क्षार है, जो पदार्थ उनके ऊपर इस समय है, ठीक बच्चे। तो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आता है बच्चा इसमें हमारा प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होता है, इसे भैया हम क्या कहते हैं, इसे हम साफ तौर पे जानिएगा, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, नेचुरल इंडिकेटर। जी हाँ दोस्तों, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, ठीक। तो प्राकृतिक सूचक कौन से होते हैं, लिटमस पेपर होते हैं बेटा, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है बच्चा, कि लिचेन नाम के पौधे से बनता है, जो कि थैलाफाइट समूह के नाम का एक पौधा है। जी हाँ दोस्तों, एक एक छोटी छोटी सी बारीक बारीक चीजें याद करके रखिए, एकदम छोटी छोटी सी बारीक बारीक चीजें। अगर आप छोटी छोटी चीजों को याद करके रखेंगे तभी आप जो है एक बेहतरीन प्रिपरेशन कर पाएंगे, ठीक। मेरा कहने का अर्थ ये है कि तैयारी इतनी अच्छी तरीके से करो कि लोग सोचने को मजबूर हो जाएं, ये पढ़ता है या घोल के पी जाता है, ठीक। तो अब देखिए, एक बात तो आप ऐसे भी जान रहे हैं बेटा कि यूपी बोर्ड है, समझ रहे हैं कि नहीं। जहां पेपर होने से पहले ही उत्तर पता चल जाते हैं वही उत्तर प्रदेश है बेटा। हाँ बेटा, याद रखिएगा, जहां पे उत्तर पहले पता चल जाए वो उत्तर प्रदेश है। अब परीक्षा मध्य में रुक जाए, मध्य प्रदेश है। हल्के में ले रहे हैं, हाँ। तो संश्लेषी सूचक क्या होते हैं, जो लैब में बनाए जाते हैं बेटा, जो लैब में बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संश्लेषी सूचक कहते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक सूचक के बारे में, कि लिटमस पेपर जो होता है वो क्या करता है कि जब अम्ल उस पर डाला जाता है तो जो नीला लिटमस पेपर होता है वो किस में हो जाता है, लाल में हो जाता है। यदि अगर वो अम्ल रहेगा तो क्या होगा कि नीले से तुरंत लाल हो जाएगा। और भैया अगर वहीं पर लाल लिटमस पेपर है और कोई क्षारकीय चीज, कोई तीखा चीज, कोई कड़वा चीज आप उसके ऊपर रख देंगे बेटा तो तुरंत लाल से नीला हो जाएगी, ये दिखाती है। इसी तरीके से देखिए, लाल पत्ता गोभी का रस भी बता सकता है अपने रंगों में परिवर्तन करके। अभी आपको पूरा का पूरा एक मैं डेटा दिखाऊंगा, उसमें सारा का सारा आपको लिखा दिखेगा कि कौन सा किस प्रकार का रंग है। बात है समझ में, ठीक। अब देखिए, संश्लेषित सूचक फिनाल्फथलीन एंड मेथिल ऑरेंज, इनमें जब ये क्या होते हैं, लैब में बनते हैं, ये भी अपने रंगों के परिवर्तन से दिखाते हैं कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है, ठीक। गंधीय सूचक क्या होता है बेटा, गंधीय सूचक वो सूचक होते हैं जो अपने गंध में परिवर्तन करते हैं। किसमें परिवर्तन करते हैं बेटा, गंध में परिवर्तन करते हैं और बताते हैं भैया कि हम अम्ल हैं या क्षार हैं। तो वेनिला, प्याज, लौंग, ये वो कुछ हैं। और सर्वव्यापी सूचक, इन यूनिवर्सल इंडिकेटर इनको कहा जाता है बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये कई प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है तथा यह अपने रंगों में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है बदल के दिखाता है, ठीक। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राकृतिक सूचक और फिनाल्फथलीन। देखिए, आपको बगल में जो व्यवस्था दिख रही है, ये इस कलर के
तरह से फिनाइलफ्थलीन भी अपना कलर चेंज करता है, मेथिल ऑरेंज भी कलर चेंज करता है, लिटमस पेपर का भी आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ आपको सर्वव्यापी सूचक का पूरा चार्ट दिख रहा है कि किस प्रकार से किस पीएच चार्ट के बीच में यह रंग में परिवर्तन दिखाता है बेटा। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए, आपको बहुत काम में आने वाला है। ठीक, अब आगे देखते हैं, चलिए देखिए अब आगे हम बात कर लेते हैं बेटा पीएच परिसर की। सोरेनसन का भाई नाम आता है, सोरेनसन का नाम आएगा बेटा। यहाँ से पीएच मान अगर हम खोज रहे हैं, पीएच वैल्यू अगर हम देख रहे हैं बेटा, तो यहाँ से हम पीएच परिसर आ गए हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि किस किस तरीके के जो है व्यवस्थाएं हैं। थोड़ा सा अगर हम बात कर लें बेटा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भैया जो मेथिल ऑरेंज है वो अम्ल में, अम्लीय विलयन में क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और यहीं पे मेथिल ऑरेंज देखिए आपका क्षारीय विलयन में कैसा होता है, पीला हो जाता है। सेम इसी तरीके से सारी व्यवस्थाएं हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे पीएच के बारे में। जी हाँ बच्चा, पीएच के बारे में। तो पीएच का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए ये जो पी और एच है, व्हाट इज मीन ऑफ पी एंड व्हाट इज मीन ऑफ एच। तो जो ये आपका पी है इसका अर्थ होता है बेटा पोटेंज। क्या होता है बेटा, पोटेंज होता है। इसका अर्थ होता है पोटेंज। पोटेंज का अर्थ क्या होता है, पुषांश। क्या होता है बेटा, पुषांश। हाँ बेटा याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है पुषांश। और पुषांश का क्या अर्थ होता है बेटा हिंदी में हमारे, शक्ति। क्या अर्थ होता है बेटा, शक्ति, ताकत। जिसमें हाइड्रोजन की पावर ज़्यादा होगी, जिसमें हाइड्रोजन की पावर ज़्यादा होगी, भैया साफ बात है भैया, अगर यच की पावर बता रहा है, हाइड्रोजन ने शक्ति बता रहा है, तो उसी को हम कहते हैं भैया हाइड्रोजन की शक्ति या पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। सीधे सीधे से याद रखिएगा। तो पुषांश इसका अर्थ होता है, कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा भी गया है। ठीक, अब इसी के साथ साथ अगला जो हमारा आ जाता है दोस्तों कि अब पीएच आखिर ये चीज़ क्या है, पीएच क्या है। तो मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी देता हूँ, परेशान मत होइए, बस बने रहिए, एक एक पॉइंट पढ़ते चलिए, जिससे कि आपको सारी की सारी बातें समझ में आएँ, सारी बात आप एक एक करके लिख सकें, बेहतरीन ढंग से लिख सकें। जो मतलब तैयारी ऐसे करो, बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए, बस और क्या। ठीक, और याद रखो जीवन में ये उम्र ऐसा है बेटा, ये उम्र ऐसा है, मैं इस पे बार बार कहता हूँ कि भाई यह उम्र ऐसा है कि मन करता है आग लगा दें, पर याद रखना आग लगाना है तो सीने में लगाओ, कहीं और नहीं। ठीक, क्योंकि जिसके दिल में आग लगी होती है ना, वो दुनिया जलाने की ताकत रखता है। और आप भी ताकत रखते हो भी इस दुनिया को ये दिखाने की कि आप भी एक पढ़ाकू बच्चे हो, आप भी अपनी हर एक जो है इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। ठीक, बात आया समझ में कि नहीं समझ में आया। याद रखिएगा, हमेशा 2 चीज़ें अपने हाथ में लेकर तैयार रहना। क्या बेटा, एक हाथ में अपने क्या भैया, किताब, और दूसरे हाथ में भैया उस किताब की ताकत। ठीक, अगर जो आपको भैया आपको किताब से यानी ये सम्मान से मिल रहा है, उसे सम्मान से मिलिए, और जो आपको उल्टे तरीके से मिल रहा है उसको उल्टे तरीके से मिलिए, सीधे तरीके से उसे मत मिलिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक, याद रखिएगा, हमारे वेद पुराण यही बताते हैं कि जहाँ पे ज्ञान की बात हो वहाँ पे ज्ञान दो, लेकिन जहाँ पे, समझ रहे हो ना, मामला यही है बेटा। ठीक, अब बाकी की हम बात करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सिस्टम ये कहता है बेटा कि पीएच जो होता है वो पीएच स्केल पे नापा जाता है। क्या, किस पे नापा जाता है दोस्तों, पीएच स्केल पे। अब ये पीएच स्केल क्या होता है, तो बेटा मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि भैया आपको बगल में जो ये चार्ट दिख रहा है, पीएच स्केल यही होता है। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 0 से लेके 14 तक आप देखिए नंबर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कलर्स दिख रहे हैं। अब होता क्या है बेटा कि अगर आपका 7 से लेके 0 के बीच में किसी चीज़ का पीएच मान है तो वो क्या होता है बेटा, अम्लीय होता है। और 0 से लेके 7 से लेके 14 के बीच में जो पीएच मान होता है वो क्या होता है बेटा, क्षारीय होता है। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा, जहाँ तक मुझे भरोसा है कि आपको एक बातें यहाँ से पकड़ में आ रही होंगी, और आनी भी चाहिए बेटा, एक भी % नालायकी नहीं चलेगी। ठीक, तो अब देखिए होता क्या है कि, तो दोस्तों पीएच स्केल में अगर इस साइड में, जी हाँ दोस्तों 1 मिनट 1 मिनट रुके रहिए मेरे बच्चों, जी बिल्कुल, हाँ तैयार रहिएगा। देखिए अगर इस तरफ आपके मान हैं तो याद रखना है आपको कि अम्ल हैं वो सारे के सारे। तो 0 से लेके 7 के बीच में जिसका भी पीएच मान होता है वो अम्ल होता है। 7 जिसका होता है वो उदासीन माना जाता है, यानी इसकी स्थिति उदासीनता को दर्शाती है। और 7 से लेके 14 के बीच में जिनका जिनका होता है बेटा, वो क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके क्षारक कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं बेटा, क्षारक। 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि अगर किसी चीज का
फलाना मान यानी पीएच मान आपका 7 से कम है तो वो क्या है, तो वो अम्ल है, और 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारक है। कुछ चीज़ों के मान जो है आपको मैं बगल में दिखा रहा हूँ, जिसमें से आपको टूथपेस्ट का दिख रहा है, आपको 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 हाइड्रोजन का मतलब देखिए कुल मिला के नींबू का रस का जान लीजिए 2.5 होता है, टूथपेस्ट का आपका 8 होता है, MgOH का आपको दिख रहा है। काफ़ी पीएच मान आपको हमारे बगल में दिख रहे हैं, जिसमें आप पानी का भी देख पा रहे हैं 7 होता है, रक्त का 7 दशमलव समथिंग होता है, करेक्ट नहीं होता, कहीं पे 7.5, कहीं पे 7.7, कहीं पे ऊपर नीचे दिखा सकता है। ठीक, तो इन सब के मान को अगर आपको पढ़ना है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए एकदम बेहतरीन ढंग से, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम याद रखिएगा, एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अब आगे चलते हैं बच्चा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं तो पता चलता है कि भैया इन पीएच का हमारे दैनिक जीवन में भी कुछ महत्व है। हमें पता चलता है कि भैया इन पीएच का हमारे जो है दैनिक जीवन में भी महत्व रखता है। तो सबसे पहले आता है दोस्तों पौधों और जंतुओं के प्रति, जो पौधों और जंतुओं के प्रति भी होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, पौधों के प्रति या जंतुओं के प्रति, दोनों आप कह सकते हैं, तो पौधों के प्रति या जंतुओं के प्रति दोनों हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों हो जाएगा। तो पौधे या जंतुओं के प्रति क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि हमारा जो शरीर होता है एक निश्चित पीएच परास के बीच कार्यरत होता है। वो चाहे पौधों का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे किसी व्यक्ति का हो। वो आपको इतना याद रखना है कि सबका सबका जो शरीर होता है वो एक निश्चित पीएच परास के बीच में कार्यरत होता है। जैसे मनुष्य का जो शरीर है वो कितने में है बच्चा, वो 5 से लेके 7 के बीच में चल रहा होता है। मुंह का कितना होता है, 5.5 के करीब होता है। दांत का टूथपेस्ट का कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ब्लड का कितना हो जाता है बेटा, मतलब 7.7 के करीब आ जाता है। तो मतलब 7 के बीच में आखिर चल रहा होता है, मतलब 7 से लेके 7.8 के बीच में कार्यरत होता है जो मनुष्य के शरीर का पीएच होता है। 7 से 7.8, जो मैंने 5 बोला इस पे मुंह का मैंने बोला था, मुझे वहाँ पे गलती हुई, आप थोड़ा सा वहाँ पे क्लियर रखिएगा कि 7 से लेके 7.8 के बीच जो है मनुष्य के शरीर का सारा क्रिया हो रहा होता है, याद रखिएगा इसको। अब इसके अलावा जो दूसरा नंबर आता है दोस्तों वो क्या हो जाता है, मृदा। मृदा के साथ पीएच का क्या वैल्यू हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मेरा काम है समझाने का, ध्यान से सुनते रहिएगा कि जो मृदा होती है उसमें जब हम ज़्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल कर देते हैं, ज़्यादा कीटनाशकों का इस्तेमाल कर देते हैं, इससे क्या होते हैं, मृदा में कमियाँ आ जाती है, जिससे उसका पीएच लेवल घट या बढ़ जाता है, जिससे फसलों को नुकसान भी होता है। साथ ही साथ आप क्या देखेंगे दोस्तों कि हमारे पाचन तंत्र में आप देखेंगे कि हमारे जो पाचन तंत्र हैं, यानी जो हमारा पाचन तंत्र है उसमें भी पीएच का महत्व है। भैया कैसे नहीं होगा, क्योंकि पेट में क्या पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो एसिड है तो भैया इसका मतलब पीएच, यही क्या होता है, कभी कभी हमारे पेट के पीएच काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम इनो वगैरह खाते हैं। तो इन सब में क्या पाया जाता है बच्चों, इसमें पाया जाता है MgOH, वो जाता है पेट के अंदर। तो जब क्षार अम्ल से मिलेगा, रिएक्शन करेगा, उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी, पेट में पानी बन जाएगा, नमक बन जाएगा और हमारा पेट सही हो जाएगा बेटा। इस बात को भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ दंत क्षय का भी इसमें नाम आ जाता है कि भैया दंत क्षय क्या है, जो जो आपके बुक में दिया है मैं उसको पढ़ा दे रहा हूँ, परेशान मत होइएगा आप कि दंत क्षय क्या होता है। तो जब मुंह का क्या होता है कि 5.5 से जब 5.5 से मुंह का जो है पीएच घटने लगता है तो उस स्थिति में दांतों का क्षय होने लगता है, दांत खराब होने लगते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सुबह सुबह टूथपेस्ट जरूर करो, सुबह सुबह टूथपेस्ट जरूर करो, आयुर्वेदिक करो, बढ़िया करो, बेहतरीन करो, टूथपेस्ट जरूर करो बेटा। याद रखना जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आपकी स्माइल, और आपकी स्माइल ही अगर खो गई कहीं पर तो फिर ऐसी जिंदगी में बचा ही क्या है। ठीक, खुशियाँ बांटते रहो, लुटाते रहो। ठीक, आया बात समझ में कि नहीं। तो दंत क्षय याद रखिएगा, दंत क्षय कुल मिला के 5.5 से जैसे ही आपका मुंह का पीएच मान कम होने लगता है तो दांतों में बहुत से प्रॉब्लम होने लगते हैं, साथ साथ दांत क्षय होने लगता है। इस बात पर आपको एकदम ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे दोस्तों कि 5वां नंबर आ जाता है बच्चा कि पौधों में भी पीएच, पौधों में भी पीएच का कमाल है। हाँ, ये पौधों के प्रति था, ये पौधों में पीएच है। तो एक नेटल नाम का पौधा होता है, वो क्या करता है, वो डंक भी देता है। वो क्या देता है, डंक भी देता है लोगों को।
ठीक, अपनी अपनी रक्षा करने के लिए भैया वो भी ये कैसा करता है। साथ ही साथ आप क्या देखेंगे, जंतुओं में आप देखते हैं बच्चों की, जंतुओं में आप देखेंगे, जंतुओं में रसायन उत्पन्न होते हैं, कुछ कुछ रसायन उत्पन्न होते हैं जिससे वो आत्मरक्षा करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, आत्मरक्षा करते हैं। तो जीवों में जो, जंतुओं में रसायन जो उत्पन्न होते हैं वो खुद के आत्मरक्षा हेतु होते हैं। जैसे फार्मिका, फार्मिका यानी चींटी फार्मिक अम्ल उत्पन्न करती है। साथ ही साथ बर्र भी, बर्र या फिर बिच्छू इत्यादि, ये एक अलग रसायन डालकर इंसान के शरीर में उनको पीड़ा पहुंचाते हैं तथा अपनी रक्षा करते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। अभी भाई हिप्पो की तो बात ही मत करिए, यहाँ पे हिप्पो की भी एक बात आती है। उस ससुरा तो जब सुसु करता है ना, बहुत भयंकर सुसु करता है, लोगों के ऊपर छिटक उड़क देता है, बहुत दलिद्र किस्म का भाई जानवर दिखता है वो हमको। तो मतलब आपसे अब क्या बोला जाए भाई साहब। तो बाबा हरे एकदम ये आप क्लियर करिए रहिए कि आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी और आपको एक बेहतरीन जो है सिस्टम मिल चुका होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों लवण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लवण के बारे में, क्योंकि अभी तक तो जो हम लोग बात कर रहे थे वो किसके बारे में था, पीएच के बारे में था, इन सब के बारे में था। लेकिन अब हमारी गाड़ी आ चुकी है उस पड़ाव पर जहाँ हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं लवण, या इसे अंग्रेजी में आपको भैया क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट। तो ये कैसे प्राप्त होता है, तो ये किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो याद रखना है आपको हमेशा कि ये एक अम्ल तथा क्षारक के रिएक्शन से उत्पन्न हो सकता है, ठीक। आपको याद रखना है इस तरीके से। जी हाँ दोस्तों, कि जब ये हमेशा याद रखना है आपको कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं। ये उत्पन्न होते हैं दोस्तों अम्ल तथा क्षारक के, अम्ल तथा क्षारक के रिएक्शन के कारण। NaCl जो कि एक साधारण नमक होता है बेटा, ये याद रखना है आपको एकदम बेहतरीन ढंग से। दोस्तों मैं मानता हूं कि आप इस तरीके से एकदम बेहतरीन ढंग से याद कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। लवण के बारे में यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे तीसरे वीडियो में और तीसरे चैप्टर, तीसरे लेक्चर में हम कोशिश करेंगे दोस्तों ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश्ड हो जाए। इसके बाद दोस्तों हम लोग कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि का, माफ़ करिए, हाँ बिल्कुल, इन सब लोगों का जो है क्या पढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग इनका सूत्र पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है ये पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।